हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर करेंगे। उसमें हम स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में वो पूरा एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट आर ग्लैंड्स, है ना, कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, व्हाट आर ग्लैंड्स। तो ऑल सेल्स ऑल ऑर्गन्स, मैं आपको पहले लिख देती हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगी भी। ऑल टिश्यूज विच secrete useful chemicals required for particular function। और ये जो सारा है ना, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी टिश्यूज़ हैं, जो यूज़फुल केमिकल सब्सटेंसेस, यूज़फुल केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं, विच सेक्रीट यूज़फुल केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। देखो, ग्लैंड्स क्या हैं? जितने भी सेल्स, कोई सेल है, कोई ऑर्गन है, कोई टिश्यू है जो यूज़फुल केमिकल सब्सटेंसेस को सेक्रीट करते हैं। क्यों करते हैं? एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उन जो सब्सटेंसेस उन्होंने सेक्रीट किया वो रिक्वायर्ड है, उन्हें हम ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, जो ग्लैंड्स होते हैं ये 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक्सोक्राइन ग्लैंड की। हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा, चलो लाइफ प्रोसेस में नहीं जाते, मैं आपको सीधा ही समझा देती हूँ। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो वाली ग्लैंड्स है जो डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं, जो अपनी सेक्रीशन जो है वो डक्ट के थ्रू करती हैं। जैसे मान लो ओवर द सरफेस ऑफ स्किन, ये मान लो स्किन है हमारी, ठीक है, इसके नीचे क्या होंगी? स्वेट ग्लैंड्स होंगी, है ना, स्वेट की ग्लैंड होंगी। जो स्वेट है वो एक पर्टिकुलर जगह से निकलता है ना, तो इन्होंने अब स्वेट ग्लैंड्स ने स्वेट बनाया, उसको डक्ट के थ्रू स्किन के ऊपर भेजा। ठीक है, फिर होती हैं हमारी ऑयल की ग्लैंड्स, है ना, ऑयल ग्लैंड्स भी होती हैं। ऑयल भी पर्टिकुलर जगह पे निकलता है, ऐसा थोड़े ना कि आपकी पूरी बॉडी में ऑयल निकल रहा हो, एक पर्टिकुलर जगह पे ऑयल निकलता है ना। तो मतलब डक्ट के थ्रू ये अपनी जो सेक्रीशन है उनको रिलीज़ कर देती हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स विच secrete their secretion over the surface of body through duct। ठीक है, और इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? ये सारे ही रेज हो गए, चलो कोई बात नहीं। हम बात कर रहे थे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो मेमोरी ग्लैंड्स हो गया, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ऑयल ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए हमारे, टीयर ग्लैंड्स हो गए, सलेवरी ग्लैंड्स हो गए। ठीक है, इन सभी के पीछे ग्लैंड्स लगा देना। तो ये हमारे सारे क्या हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, क्योंकि ये अपनी एक पर्टिकुलर डक्ट में ही रिलीज़ करते हैं। जैसे मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये जो मेमोरी ग्लैंड्स है इनमें मिल्क निकलता है ना, तो ये पर्टिकुलर जगह पे निकलता है, डक्ट के थ्रू निकलता है। स्वेट ग्लैंड्स, पूरी बॉडी में स्वेट नहीं निकलता, एक पर्टिकुलर जगह पे निकलता है और वो भी डक्ट की हेल्प से। ऑयल, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे स्टमक में होते हैं और वो भी अपनी डक्ट के थ्रू सेक्रीशन करते हैं। टीयर ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, टीयर ग्लैंड जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, जो हमारा सलाइवा निकलता है मुंह में, वो सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की।
मेनली जो आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है ना, उसमें आपने एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम के ऊपर फोकस करना है, लेकिन मैंने सोचा आपको ग्लैंड, टाइप्स ऑफ ग्लैंड सब कुछ पढ़ाती हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ना हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो अपनी सेक्रीशन है ना वो डायरेक्टली ब्लड में करते हैं, डायरेक्टली ब्लड में अपनी सेक्रीशंस करते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं? ऐसी ग्लैंड्स हैं जो अपनी सेक्रीशन डक्ट के थ्रू नहीं करती हैं, तभी हम इनको डक्टलेस बोल रहे हैं, ये डायरेक्टली ब्लड में करती हैं। इनकी सेक्रीशंस को हम हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। इनकी जो सेक्रीशंस, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सेक्रीट करते हैं ना, वो हार्मोन्स होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स विच सेक्रीट देयर सेक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। देयर सेक्रीशंस आर कॉल्ड हॉर्मोन्स एंड दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। एक और बात, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, आप देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड ने मान लो कोई हार्मोन प्रोड्यूस किया, हम उसके एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये क्या है? एक हार्मोन है जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने रिलीज़ किया है। अब ये वाला जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसका काम क्या होता है? जब 9 मंथ हो जाते हैं ना, प्रेगनेंसी को पूरे हो जाते हैं और बेबी के बाहर निकलने का टाइम आ जाता है, तो उस टाइम पे ये हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो यूट्रस में विगरस कॉन्ट्रैक्शन, जिनको हम आम भाषा में लेबर पेन कहते हैं ना, तो ये यही कॉज करता है। लेबर पेन कौन कॉज करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब ये इसकी सेक्रीशन ब्लड में होती है। देखो, अब जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में जाएगा, जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में जाएगा। अब ऑक्सीटोसिन भी तो पूरी बॉडी में चला जाएगा, है ना, लेकिन रिक्वायरमेंट कहाँ पे ऑक्सीटोसिन की? तो यूट्रस पे रिक्वायर्ड है। ऑक्सीटोसिन की रिक्वायरमेंट तो यूट्रस पे है ना, ये स्टमक के पास भी चला जाएगा, हमारी बॉडी के और पार्ट्स है वहाँ पे भी ऑक्सीटोसिन चला जाएगा, लेकिन वहाँ पे विगरस कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती हैं। मान लो ये तुम्हारे स्टमक में चला गया है ना, रिलीज़ हुआ, तो वहाँ पे विगरस कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगी स्टमक में। क्यों? क्योंकि जो स्टमक है ना, उसके पास ऑक्सीटोसिन को रिसेप्ट करने के लिए रिसेप्टर्स नहीं होंगे। मतलब देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी जो सेक्रीशन है वो ब्लड में करते हैं। अब ऑक्सीटोसिन जो है वो ब्लड में रिलीज़ करेंगे तो वो बॉडी के हर एक पार्ट में जाएगा। तो ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं? लेबर पेन कॉज करता है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट तो यूट्रस में है ना लेबर पेन के लिए। तो अगर मान लो ये स्टमक में चला जाए या कहीं और चला जाए, तो इसको स्टमक में ऑक्सीटोसिन को लेने के लिए रिसेप्टर्स नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ यूट्रस में होंगे। अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड के पास ही रिसेप्टर्स होंगे कि वो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन को ले, बाकी पूरी बॉडी में चला भी जाए, लेकिन रिसेप्टर्स सिर्फ थायराइड ग्लैंड के पास होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई कि बेशक इनकी जो सेक्रीशन है वो ब्लड में होती है, लेकिन इनके सभी बॉडी के पार्ट्स के पास रिसेप्टर्स नहीं होते, एक पर्टिकुलर जगह पे इनके रिसेप्टर्स होते हैं। अब हम थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड की बात करते हैं, दैट इज़ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स को हम कंपोजिट ग्लैंड्स भी बोलते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज कंपोजिट ग्लैंड्स। क्यों बोलते हैं कंपोजिट ग्लैंड्स हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स को? क्योंकि ये एंडो एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल पेनक्रियाज की बात करें, अब जो पेनक्रियाज है ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन रिलीज़ करती है, इंसुलिन जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं वो तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और ये पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज़ करती हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाटिक जूस लाइफ प्रोसेस में पड़ा होगा, ट्रिप्सिन वगैरह ये सब कुछ हमारी पेनक्रियाज रिलीज़ करती है, लेकिन वो तो डक्ट के थ्रू करती है। तो ये दोनों काम करते हैं हमारे हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। अब हमने बेसिक नॉलेज पढ़ लिया कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमने मेजर टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कौन से हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है? तो सबसे पहले हमने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ना है, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है, पेनक्रियास के बारे में पढ़ना है, और
पैनक्रियाज होगी, हमने एडर्नल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, ग्लैंड्स सभी में लगाते जाना। थायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, जो थायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। गोनाड्स के बारे में पढ़ेंगे, गोना, ठीक है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज, एडर्नल ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, गोनाड्स। एक और बच्चा है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, पैरा थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये 7 ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद हाइपोथैलेमस, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो हमारे ब्रेन में, तो हम इनको साथ ही जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो मैं हेडिंग लिखने को रहने ही देती हूँ, ऐसे ही पढ़ लेते हैं, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो देखो हाइपोथैलेमस, ये मान लो, सो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को हम साथ में पढ़ेंगे। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हम उसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। जैसे मान लो दिस इज़ अ हाइपोथैलेमस, ठीक है, और हाइपोथैलेमस के नीचे ही पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके 2 लोब्स होते हैं। कौन से 2 लोब्स? दिस वन इज एंटीरियर लोब, दिस इज पोस्टीरियर लोब, ठीक है। ये 2 लोब्स। देखो हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस 2 हॉर्मोन्स बनाता है। हाइपोथैलेमस जो है वो 2 हॉर्मोन्स सेक्रीट करता है। कौन से? हाइपोथैलेमस की मैं बात कर रही हूँ। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सेक्रीट करेगा और एडीएच को सेक्रीट करेगा। कौन? हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है ये 2 हार्मोन्स बनाता है। हाइपोथैलेमस जो है ऑक्सीटोसिन और एडीएच को बनाता है, लेकिन जो पोस्टीरियर रीजन होता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो कोई हार्मोन बनाता नहीं है। लेकिन जो हाइपोथैलेमस ने ये दोनों हार्मोन्स बनाए हैं, जो ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन हाइपोथैलेमस ने बनाया है, ये हाइपोथैलेमस दोनों हार्मोन्स को पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को दे देगा। किसको देगा? पोस्टीरियर लोब को, ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियर लोब कोई हार्मोन बनाता नहीं है, लेकिन जो हाइपोथैलेमस ने ये 2 हार्मोन्स बनाए हैं उनको सेक्रीट करना, कब उनको सेक्रीट करना है, कब उनकी सेक्रीशन रोकनी है, तो ये पोस्टीरियर लोब कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद एंटीरियर लोब ऑफ हार्मोन मास्टर ग्लैंड, तो ये 6 हार्मोन्स सेक्रीट करता है। कौन से? 6 हार्मोन्स। तो उन 6 हार्मोन्स का नाम है, सबसे पहले तो ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद प्रोलैक्टिन, गोनेडोट्रोपिन्स, ये भी 2 होते हैं, फॉलिकल और ये वाला, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, गोनेडोट्रोपिन्स हो गए, एडर्नो कॉर्टिकोट्रॉपिक्स, ठीक है। 4 ये हार्मोन्स हो गए। 2 हार्मोन्स हैं, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 6 हार्मोन्स हैं जो एंटीरियर लोब ऑफ मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, ठीक है। तो जैसे दिस वन इज हाइपोथैलेमस, और ये
पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ने जो ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन सेक्रीट किया है वो किसके पास जाएगा, पोस्टीरियर लोब में जाएगा। लेकिन ये जो 6 हार्मोन हमारा एंटीरियर लोब बनाकर बैठा हुआ है ना, जो 6 हार्मोन्स हैं उनको किसने बनाया है, एंटीरियर लोब ने। लेकिन जो रिमोट कंट्रोल है इन 6 हार्मोन्स का ये हाइपोथैलेमस के पास है। मतलब कब इन हार्मोन्स को बॉडी में सेक्रीट करना है, कब इन हार्मोन्स को बॉडी में इनकी सेक्रीशंस रोकनी है, ये कौन डिसाइड करता है, हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस ने हार्मोन्स बनाए हैं उनको रिलीज़ कब करना है वो पोस्टीरियर लोब जो है वो डिसाइड करता है। लेकिन जो एंटीरियर लोब हार्मोन्स बनाते हैं लेकिन उनको कब सेक्रीट करना है, कब रोकना है, वो हाइपोथैलेमस डिसाइड करेगा। तो अब हम हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइपोथैलेमस जो है वो 2 हार्मोन सेक्रीट करता है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस है उसने रिलीजिंग हार्मोन क्यों से, देखो हाइपोथैलेमस जो है वो 2 हार्मोन सेक्रीट करता है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। क्यों करता है, जैसे कि अब एंटीरियर लोब में मान लो ग्रोथ हार्मोन जो है वो बन गया है। जो एंटीरियर लोब है मास्टर ग्लैंड का उसमें जो ग्रोथ हार्मोन बन चुका है लेकिन उसको बॉडी में सेक्रीट करना है ना, वो कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस सबसे पहले हार्मोन सेक्रीट करेगा, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस सेक्रीट करेगा। ये ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर लोब के पास जाएगा। एंटीरियर लोब क्या सेक्रीट करेगा, ग्रोथ हार्मोन। हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन से सेक्रीट करता है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि इंटीरियर लोब जो है ना उसको उसके हार्मोन्स जो बनाए हुए हैं उनको रिलीज़ करना, उनकी प्रोडक्शन रोकना, ये सारा कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास है। अब मान लो बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की रिक्वायरमेंट है तो क्या होगा, बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की रिक्वायरमेंट है तो हाइपोथैलेमस हार्मोन सेक्रीट करेगा, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। ये ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर लोब के पास जाएगा, उसको स्टिमुलेट करेगा कि वो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करे। अब मान लो ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसकी प्रोडक्शन स्टॉप करनी है ना, ग्रोथ हार्मोन जो है इसकी प्रोडक्शन को स्टॉप कैसे करेंगे, तो ये जो इनहिबिटिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज़ करेगा। ये इनहिबिटिंग हार्मोन एंटीरियर लोब के पास जाएगा, उसको स्टिमुलेट करेगा कि वो ग्रोथ हार्मोन की जो प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट करे, उसको रोक दे। ठीक है, सिमिलरली विद प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो एंटीरियर लोब ने प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाया है तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन करेगा। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर लोब के पास जाएगा, उसको स्टिमुलेट करेगा कि वो प्रोलैक्टिन बनाए। अगर इसकी प्रोडक्शन रोकनी है प्रोलैक्टिन की तो इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस सेक्रीट करेगा। इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस सेक्रीट करेगा। इनहिबिटिंग हार्मोन एंटीरियर लोब के पास जाएगा, उसको स्टिमुलेट करेगा कि अब तुम इस हार्मोन की प्रोडक्शन रोक दो। ठीक है, तो ये थे हार्मोन्स। लेकिन जो हमने थायराइड हार्मोन पढ़ा, थायराइड हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन्स, एडर्नोकॉर्टिकोट्रॉपिक्स हार्मोन। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है ना वो जो मैंने आपको 6 के 6 हार्मोन्स लिखवाए हैं जो एंटीरियर लोब बनाता है वो रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीट करता है। मतलब हाइपोथैलेमस ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीट करेगा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडर्नोकॉर्टिकोट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ये जो 6 के 6 हार्मोन्स हैं इनको
बॉडी में सेक्रीट करना हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। उसके लिए ये 6 के 6 रिलीजिंग हार्मोन भेजता है। बॉडी में अगर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन चाहिए तो हाइपोथैलेमस सबसे पहले गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भेजेगा, वो एंटीरियर लोब के पास जाएगा, एंटीरियर लोब फिर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सेक्रीट करेगा। ठीक है, बाकी 6 के 6 हार्मोन्स भी ऐसे हैं, लेकिन ये 3 हार्मोन्स ऐसे हैं जो हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन सेक्रीट नहीं करता। इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस तीनों का सेक्रीट नहीं करता। मान लो बॉडी में ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और MHS मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन तीनों की प्रोडक्शन रोकनी है बॉडी में, तो हाइपोथैलेमस तीनों के इनहिबिटिंग हार्मोन भेजेगा। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन और मेलिनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, तीनों के इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस भेजेगा, लेकिन इन तीनों के नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि ये 3 हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स हैं जो अपनी प्रोडक्शन अपने आप रोक सकते हैं। ये अपनी प्रोडक्शन अपने आप रोक सकते हैं। इनको बॉडी में रिलीज़ करने के लिए हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इनकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करने के लिए हाइपोथैलेमस के पास इन तीनों के हार्मोन्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने आप जो है अपनी प्रोडक्शन स्टॉप कर लेते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस है उसके जो हार्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन जो इंटीरियर लोब को कंट्रोल करते हैं, उनके बारे में पढ़ लिया। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस जो अपने ऑक्सीटोसिन और ADH हार्मोन को सेक्रीट करता है। सबसे पहले तो मैं ADH की बात करूँगी। ADH की फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस से सेक्रीट करता है और ये पोस्टीरियर लोब को देता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? देखो, जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए, हमारी बॉडी में जब भी डिहाइड्रेशन होती है तो ये जो ADH हार्मोन है ना, ये हाइपोथैलेमस बनाता है और पोस्टीरियर ग्लैंड जो लोब है मास्टर ग्लैंड का, वो इस हार्मोन को हमारी बॉडी में रिलीज़ करता है। जब भी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी और स्पेलिंग गलत लिखोगे, डिहाइड्रेशन जब भी बॉडी में होगी तो ADH हार्मोन सेक्रीट होगा। अब ADH हार्मोन करेगा क्या? देखो, मान लो ये ADH हार्मोन है और तुम्हारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी, तो ये ADH हार्मोन किसके पास जाएगा? किडनीज के पास जाएगा और किडनीज को स्टिमुलेट करेगा कि जो पानी है, हमारा जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पड़ा होगा कि पानी रीअब्जॉर्ब होता है, तो ADH हार्मोन किडनीज के पास जाएगा, उसको स्टिमुलेट करेगा कि वो जो ब्लड वेसल्स है उसमें से पानी को रीअब्जॉर्ब करे। तो ADH क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन करता है। ADH का काम क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पानी में अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हुई है तो ADH किडनीज के पास जाएगा, उनको स्टिमुलेट करेगा कि जो ब्लड है ना, ब्लड वेसल जो तुम्हारी ग्लोमेरुलस में आ रहा है, उसमें से पानी जो है उसको रीअब्जॉर्ब कर लो ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। ठीक है, देखो ये पानी को क्या कर रहा है? रीअब्जॉर्ब कर रहा है। तो यूरिन जो फॉर्मेशन है, यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाती है। जब ADH सेक्रीट होता है ना तो यूरिन की फॉर्मेशन कम हो जाती है, क्योंकि जो बॉडी है वो बॉडी को पानी चाहिए डिहाइड्रेशन के टाइम पे, तो वो जो पानी है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और यूरिन की जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगर ADH की कमी हो जाए बॉडी में, ADH की अगर बॉडी में कमी हो जाए, जो ADH है अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? जो बॉडी है
उसमें पानी रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, बॉडी में पानी रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एडीएच की कमी हो गया, तो पानी का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा। और क्या होगा? यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगा। पानी बॉडी में रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो वो पानी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलेगा। यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, अगर डेफिशिएंसी हो जाए एडीएच की। तो अगर यूरिन की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, पानी का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी एडीएच की। डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच को हम बोलते हैं इनसिफिडस। ये बीमारी का नाम है जब एडीएच की कमी हो जाती है बॉडी में। डायबिटीज़ इंसिफिडस हो जाता है, ठीक है। तो एडीएच हार्मोन हो गया। दूसरा, हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस एक और हार्मोन सिक्रीट करता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन और जो एंटीरियर लोब है ना हमारी बॉडी में जो हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोलैक्टिन, ये दोनों साथ में ही कवर हो जाएंगे क्योंकि दोनों का काम साथ में ही है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। ये इसका दूसरा और दो नाम है, बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो है इसको हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। अब उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसको मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। ये मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। अब हम इन दोनों का फंक्शन देखते हैं कि ये हमारी बॉडी में करते क्या हैं। देखो, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब प्रेगनेंसी के 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो बच्चे को जब उसकी डिलीवरी की जाती है तो डिलीवरी के बाद जो है मेमरी ग्लैंड्स जो हैं मैमल्स में वो एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने का मतलब ये है कि क्या होता है, जो मिल्क फॉर्मेशन है वो मेमरी ग्लैंड्स में शुरू हो जाती है। जो मिल्क फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे मेमरी ग्लैंड में बनाई देती हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे ना कुछ सेल्स होते हैं, सेल्स। इनमें क्या होता है? इनमें मिल्क फॉर्म होता है। इन सेल्स में क्या होता है? जो मिल्क की प्रोडक्शन है ना वो होती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है हमने उसको क्या कहा? मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। तो जब डिलीवरी हो जाती है ना बच्चे की तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ये तो एंटीरियर लोब से निकलता है ना। हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीट करेगा। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर लोब के पास जाएगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाएगा। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमरी ग्लैंड्स के सेल्स में आएगा और क्या फॉर्म करेगा? और मिल्क फॉर्म करेगा, ठीक है। अब देखो, जो मिल्क है उसको तो फॉर्म कर दिया, अब जो डक्ट्स हैं उनके थ्रू मिल्क को बाहर भी तो लेके जाना है ना बेबी को फीड करवाने के लिए, तो उसमें काम आता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। हम तभी उसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं। कौन सा हार्मोन? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोलैक्टिन ने तो दूध बना दिया, लेकिन उसको एजेक्ट करना, सेल्स से बाहर लेके जाना, वो ऑक्सीटोसिन का काम होता है, ठीक है। मिल्क तो बन गया, प्रोलैक्टिन ने सेल्स में बना दिया, लेकिन मिल्क को बाहर लेके जाना, उसको इजेक्ट करना, वो ऑक्सीटोसिन का काम है। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि मिल्क इजेक्टिंग हम ऑक्सीटोसिन को क्यों बोल रहे हैं, लेकिन हम उसको बर्थ हार्मोन क्यों बोल रहे हैं? जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है हम इसको बर्थ हार्मोन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ना जब बेबी की डिलीवरी होनी होती है, जो यूट्रस में लेबर पेन होती है ना, वो ऑक्सीटोसिन ही करवाता है। अगर ऑक्सीटोसिन लेबर पेन नहीं कराएगा
तो बच्चा बाहर नहीं ना निकलेगा, नेचुरल बर्थ नहीं होगा, वेजाइनल बर्थ नहीं होगा उसका। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रस में लेबर पेन करवाते हैं, इसलिए हम इसको बर्थ हार्मोन बोलते हैं। ये दूध को बाहर मेमरी ग्लैंड्स में डक्ट के थ्रू लेकर जाता है, तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। इसी के साथ आपके जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि ये दो ही हार्मोन्स सेक्रीट करता है और उनके बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं विद एंटीरियर लोब। जो एंटीरियर लोब में 6 हार्मोन्स है ना, अब उनमें से जो 6 हार्मोन्स थे ना, जो 6 हार्मोन हैं उनमें से हमने प्रोलैक्टिन कवर कर लिया है, उसका यही काम है मिल्क प्रोड्यूस करना, ठीक है। जो बाकी के 5 है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रोथ हार्मोन में जाते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी की जो फिजिकल ग्रोथ होनी है ना, उसमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारी बॉडी में मसल्स हैं, बोन्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इनकी बॉडी में ग्रोथ करवाना ये ग्रोथ हार्मोन करता है, ठीक है ना। बॉडी की फिजिकल डेवलपमेंट ग्रोथ ये ग्रोथ हार्मोन करेगा। समझ में आई बात? जो ग्रोथ हार्मोन है ना, जो मेंटल ग्रोथ है उसमें इसका कोई रोल प्ले नहीं होता। ग्रोथ हार्मोन जो है वो मेंटल ग्रोथ में कोई इसका रोल प्ले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ग्रोथ में इसका काम है। अब देखो, मान लो ग्रोथ हार्मोन जो है इसकी ज़्यादा सेक्रीशन हो जाए, ग्रोथ हार्मोन की बॉडी में ज़्यादा ही सेक्रीशन हो जाए तो प्रॉब्लम कॉज होती है जाइंटिज्म, ठीक है। बॉडी जैसे बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो उसे हम बोलते हैं। जब ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत कम हो, प्रोडक्शन ही ना हो, बच्चा बौना रह जाता है, तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म, ठीक है, ड्वार्फिज्म। देखो ग्रोथ हार्मोन की सेक्रीशन जो है अगर ज़्यादा हो जाए ड्यूरिंग ग्रोथ एजेस में, जैसे मान लो एग्जाम्पल देते हैं कि तुम 12, 14, 15, 16, 17 साल के हो, तुम्हारी क्या है एज है ग्रोथ की, तुम्हारी बॉडी जो है वो ग्रो कर रही है, उसकी एज है ग्रोथ होने की, है ना। और ग्रोथ हार्मोन तुमको चाहिए, लेकिन तुम्हारी बॉडी में ज़रूरत से भी ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन हो गया, तो वो तो हो जाएगा जाइंटिज्म, ठीक है। लेकिन अब मान लो तुम 18 साल के हो गए हो, तुम्हारी बॉडी जो है, अब तुम 18 साल के हो गए हो, तुमने तुम्हारी जो ग्रोथ की एज थी ना 18 साल तक, वो तो बीत गई, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, तुम मान लो बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, तुम्हारी बॉडी में फिर भी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एक्रोमीगैली। ये मैंने स्पेलिंग ऐसे ही याद की है, बाकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो। देखो, तुम्हारी ग्रोथ की एज क्या है जब तुम एडोलेसेंस एज में आते हो? 18 साल तक, है ना। वो तुम्हारा ग्रोथ एज होता है कि तुमने कितनी हाइट अटेन करनी है। अगर उसमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सेक्रीट हो तो वो तो जाइंटिज्म हो गया, लेकिन तुम्हारी ग्रोथ की एज निकल चुकी है, अब तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट नहीं होना चाहिए, लेकिन और भी ज़्यादा सेक्रीट हो रहा है, होता जा रहा है, तो वो एक्रोमीगैली होता है। कि मतलब तुम्हारी ग्रोथ की एज तो बीत गई है, लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी में ये सेक्रीट हो रहा है। अब उसके बाद हम बात करते हैं मिलेनोसाइट हार्मोन की, ठीक है। मिलेनोसाइट हार्मोन क्या है? ये मिलेनोसाइट क्या है? ये सेल्स होते हैं स्किन में, सेल्स ऑफ स्किन होते हैं। मेलिनोसाइट जो हैं ये सेक्रीट करते हैं, मेलिनोसाइट सेल्स होते हैं हमारी स्किन में, ये सेक्रीट करते हैं मेलानिन, ठीक है। मेलानिन क्या करता है? हमारी स्किन को कलर देता है ना। स्किन को कलर देना कि काली होगी स्किन, फेयर होगी, बहुत साफ होगी, ठीक ठीक होगी, तो ये मेलिनोसाइट्स का काम होता है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन, मेलिनोसाइट, प्रोलैक्टिन हार्मोन तुम्हारे हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड, गोनाडोट्रोपिन एंड एड्रेनल ट्रोपिन्स की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड थोड़ा बड़ा है तो ध्यान से सुनना। थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड ये
एक ही होता है। किसमें, मतलब हमारे जो नेक रीजन है ना, नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड सिर्फ एक होता है और ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है, नेक रीजन में है 1 इन नंबर, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, एच शेप का होता है। ठीक है, ये तो थी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब जो थायराइड ग्लैंड है ये ऐसा होता है, कुछ ऐसा एच शेप का, सही नहीं बना। अब ये 3 हार्मोन सेक्रीट करता है, कैल्सीटोनिन, टेरिआइडो थायरो थायरो थायरोनाइन, ये याद मैंने ऐसे किए हैं, ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं ना। टेट्राआइडो थायरोनाइन, हम इसको T4 हार्मोन भी बोलते हैं, इसको T3 हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये 3 हार्मोन्स हैं जो थायराइड ग्लैंड बनाता है, सेक्रीट करता है। देखो थायराइड ग्लैंड में ना कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। कौन से? फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स। ये फॉलिकुलर सेल्स क्लस्टर्स बनाते हैं। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड में, ये क्लस्टर्स बनाते हैं। उन क्लस्टर्स को हम थायराइड फॉलिकल्स बोलते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है उसमें फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। ये थायराइड ग्लैंड में जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये क्लस्टर्स बनाते हैं, उनको थायराइड फॉलिकल बोलते हैं। मैं डायग्राम से समझाती हूँ। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये थायराइड ग्लैंड है। देखो थायराइड ग्लैंड में कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, ये एक सेल को हम फॉलिकुलर सेल बोलते हैं, लेकिन ये फॉलिकुलर सेल्स ऐसे क्लस्टर्स बनाते हैं, इनको हम बोलते हैं थायराइड फॉलिकल्स। ठीक है, थायराइड फॉलिकल्स होते हैं ऐसे बहुत सारे होते हैं क्लस्टर्स, लेकिन कुछ ऐसे बेचारे बिखरे हुए सेल्स भी होते हैं एक एक। तो ये कौन से होते हैं? ये बाहर है ना, तो पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। जो क्लस्टर्स वाले हैं वो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, और जो बाहर ऐसे सिंगल सिंगल है ये पैराथायराइड होते हैं। जो हमने पढ़ा ना कैल्सीटोनिन हार्मोन, कैल्सीटोनिन हार्मोन की प्रोडक्शन पैरा फॉलिकुलर सेल्स करते हैं, और ये थायराइड फॉलिकल्स जो हैं ये T3 एंड T4 की प्रोडक्शन करते हैं। अब हम सबसे पहले तो बात करते हैं कैल्सीटोनिन की। कैल्सीटोनिन, यार प्रोनाउंसिएशन देख लेना, स्पेलिंग तो मैं सही लिख रही हूँ। जो कैल्सीटोनिन है ये क्या करते हैं? कैल्शियम का लेवल और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करते हैं। कैल्सीटोनिन क्या करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को हमारी बॉडी में मेंटेन करता है कैल्सीटोनिन। ठीक है, अब हमारी बॉडी में कैल्शियम क्यों चाहिए? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाना, मसल्स को कोई काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराना, तो हमको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब कैल्सीटोनिन का काम क्या है? मान लो ये तुम्हारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल, और ये कुछ इस तरह से, यार हड्डी सी बना रही हूँ, पता नहीं क्या बन गया, चलो जो भी है हमने तो समझना है ना। ये मान लो तुम्हारी बोन है, तुम्हारा जो ब्लड है उसमें कैल्शियम जो है, कैल्शियम आयंस का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम आयंस का लेवल है। अब ब्लड में कैल्शियम आयंस का लेवल ज़रूरत से भी ज़्यादा है, तो कैल्सीटोनिन आएगा। कैल्सीटोनिन आएगा, ये कहेगा भाई तुम्हारे तो ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा लेवल है, तो ये बोन को दे देगा। जो कैल्शियम है, कैल्शियम के आयंस ब्लड वेसल में ज़्यादा है, तो ये बोन को ट्रांसफ़र कर देगा जो एक्स्ट्रा ज़्यादा है। ठीक है, तो यही कैल्सीटोनिन का काम है। अब T3 एंड T4 हार्मोन को ध्यान से पढ़ना, T4 हार्मोन को। ठीक है, जो T3 हार्मोन है, T3 हार्मोन ये मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ,
तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो हमने जब मैंने आपको इनके नाम बताए थे, टेट्रा आइडो थायरो 9, टेरी आइडो थायरो 9, इनके बीच में आइडो आ रहा था, आइडो मतलब आयोडीन। इन दोनों को बनाने के लिए ना जो थायराइड फॉलिकल्स हैं उनको आयोडीन चाहिए, ठीक है। इनकी प्रोडक्शन के लिए फॉलिकल थायराइड को आयोडीन चाहिए। T3 एंड T4 क्या करते हैं, ये हमारे BMR लेवल को रेगुलेट करते हैं। BMR लेवल क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। इनको कंट्रोल करते हैं T3 एंड T4। इसका मतलब क्या है कि BMR लेवल ये होता है कि हम किस रेट पे ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, किस रेट पे हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, वो T3 T4 का काम है। T3 एंड T4 का एक और काम है, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं होता, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो किस में स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। और जो हमारे एडिपोसाइट टिश्यूज़ है, ये देखो जो हमारी बॉडी में ना एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, वो याद रखना कि वो लीवर में भी स्टोर हो जाता है। और अगर और ज़्यादा एक्स्ट्रा तो था वो लीवर में हो गया, लेकिन लीवर में भी स्टोर करने के बाद ग्लूकोज की अमाउंट बहुत ज़्यादा है बॉडी में, तो वो एडिपोसाइट में स्टोर हो जाएगा। एडिपोसाइट है कि एडिपोस टिश्यू है, लेट मी चेक। एडिपोसाइट ही है, ठीक है। एडिपो में पो खाएगी बीच में से, एडिपोसाइट्स में स्टोर होता है। अब एडिपोसाइट, अब मान लो कोई पर्सन है जिसने 5-6 दिन कुछ खाना ही नहीं खाया, उसको ग्लूकोज नहीं मिला, तो लीवर और एडिपोसाइट में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर है ना, ये T3 एंड T4 हार्मोन उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको तोड़ देंगे। हमेशा याद रखना कि अगर बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो वो लीवर में जाकर स्टोर होगा, अगर और एक्स्ट्रा है तो वो हमारे एडिपोसाइट टिश्यूज़ में स्टोर हो जाता है, जिसके कारण फैट बढ़ता है ना। तो अब मान लो कोई पर्सन है जिसने इतने दिनों से खाना ही नहीं खाया है ना, तो क्या होगा, ये T3 एंड T4 हार्मोन्स जाएंगे और लीवर और एडिपोसाइट्स में ग्लूकोज जो है एक्स्ट्रा उसको बॉडी में रिलीज़ कर देंगे, ताकि वो सेलुलर रेस्पिरेशन कर सके। तो ये 3 फंक्शंस थे T3 एंड T4 हार्मोन के। अब देखो मान लो T3 T4 हार्मोन की सेक्रीशन बॉडी में ज़्यादा होगी, है ना। अब बहुत सेक्रीट हो ही जा रहे हैं, ज़रूरत से भी ज़्यादा, तो उसे हम बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। T3 T4 जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी में, तो हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो T3 एंड T4 जो है वो BMR लेवल को कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी में। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म ज़्यादा हो जाए, मतलब T3 T4 की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, तो BMR लेवल हो जाएगा ना ज़्यादा, मतलब कि हम ऑक्सीजन जो है, जो हमारा नॉर्मल रेट था ऑक्सीजन को कंज्यूम करने का, हम उससे भी ज़्यादा ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर लेंगे, क्योंकि T3 T4 की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी ना, तो BMR लेवल ज़्यादा हो जाएगा। BMR लेवल ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन बॉडी में अंदर जाएगी ज़्यादा। और T3 एंड T4 जो है वो ग्लूकोज को तोड़ते हैं ना, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है लीवर और एडिपोसाइट में, तो ग्लूकोज भी ज़्यादा टूटेगा। अब ग्लूकोज ज़्यादा टूट रहा है, ऑक्सीजन भी ज़्यादा अंदर जा रही है, तो क्या होगा, ग्लूकोज भी ज़्यादा बनेगा ना बॉडी में, ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा। देखो T3 एंड T4 हार्मोन है, इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है बॉडी में, नॉर्मल से भी ज़्यादा, तो क्या होगा, BMR लेवल ज़्यादा हो जाएगा ना, ऑक्सीजन हम ज़्यादा लेंगे, और हमारे लीवर में और एडिपोसाइट में जो टिश्यू जो फैट है वो स्टोर है, ग्लूकोज में उसको तोड़ देंगे एडिपोसाइट। अब ऑक्सीजन भी ज़्यादा है, ग्लूकोज ज़्यादा है,
तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी ना, सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी। सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी, क्या होगा, पर्सन का जो वेट है वो कम हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बॉडी में फैट है, मतलब जो एक्स्ट्रा बॉडी में ग्लूकोज जो लीवर में भी स्टोर है और एडिपोसाइटेड टिश्यूज़ में स्टोर है, वो जो फैट है वो निकल के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है तो वेट अपने आप कम होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी को थायराइड जो है वो पर्सन पतला हो रहा है, किसी को थायराइड है वो मोटा हो रहा है, वो इसी के कारण होता है, क्योंकि जब ज़्यादा सेक्रीशन होती है ना तो बॉडी में एक्टिविटीज़ ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं, ग्लूकोज ज़्यादा टूटता है, तो हमारा जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब सिमिलरली हम उल्टा कर लेते हैं, मान लो इसकी प्रोडक्शन कम होने लग जाए, इसकी प्रोडक्शन कम होने लग जाएगी तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं, अब मान लो जो T3 T4 हार्मोन है इनकी प्रोडक्शन कम होगी तो हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है वो। अब हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होगा, ये हमारे BMR लेवल को कंट्रोल करते हैं, BMR लेवल कम हो जाएगा ना तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम जाएगी और ग्लूकोज जो है वो कम टूटेगा, ऑक्सीजन कम है तो ग्लूकोज कम बनेगा, इसका मतलब ग्लूकोज जो है वो कम बनेगा बॉडी में, वो जो ग्लूकोज टूट ही नहीं रहा, कि जो एडिपोसाइट में ग्लूकोज प्रेजेंट है वो टूट ही नहीं रहा है ग्लूकोज में, तो क्या होगा, सारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज एडिपोसाइट में स्टोर होता जाएगा, पर्सन का जो वेट है वो गेन होता जाएगा। ठीक है, समझ में आई। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी की। अब मान लो तुम्हारी बॉडी में T3 एंड T4 की कमी हो जाए, सबसे पहले तो ग्वाइटर की प्रॉब्लम हो जाएगी आयोडीन की कमी से, है ना। दूसरी होती है क्रिटिनिज्म क्या है, जब कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है ना, और उसके अंदर आयोडीन की कमी हो जाए। अब आयोडीन की कमी उसकी बॉडी में होगी, उसका सीधा इफेक्ट उसके बेबी पे होगा, तो जो बेबी है वो अब नॉर्मल पैदा होगा। ठीक है, वो अब नॉर्मल ग्रोथ होगी, जब वो आएगा तो उसकी ग्रोथ अब नॉर्मल होगी। क्यों होगी, क्योंकि आयोडीन की कमी हो गई थी। अब मान लो ओवर सेक्रीशन हो जाए T3 एंड T4 की, तो एक्सो PH टाइमिक प्रॉब्लम, मैंने स्पेलिंग ऐसे याद की है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये कौन सी प्रॉब्लम होती है, इसको ग्वाइटर भी बोलते हैं पीछे, मतलब बोलते नहीं, एक्सो PH टाइमिक ग्वाइटर। अब इसकी T3 T4 की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसे आँखें नहीं ऐसे बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो वो ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये फ्लैट एंड ओवल शेप के होते हैं, ऐसे फ्लैटेड होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, येलो कलर के होते हैं। जो ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, जो थायरॉयड ग्लैंड है ना, ऐसा होता है ना, उसके जो पीछे थायरॉयड ग्लैंड के पीछे ये पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ये 4 होते हैं, 1 2 3 4, येलो कलर के। अब हम इनके फंक्शन की बात करते हैं। जो पैराथायरॉयड है, कैल्सीटोनिन क्या करता है, ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाए उसको बोन में शिफ्ट कर देता है, कैल्शियम को। ठीक है, अब कैल्सीटोनिन अगर सारा ग्लूकोज बोन में शिफ्ट करता जाए तो ब्लड में अगर मान लो कैल्सीटोनिन सारा जो कैल्शियम है वो बोन में ही शिफ्ट करता जाए तो ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, अब ब्लड में कैल्शियम की कमी ना हो, इसके लिए पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करता है, जैसे मान लो ये बोन है और ये ब्लड वेसल है। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करेगा, अब तुम्हारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है, कैल्शियम का लेवल तुम्हारी बोन में कम हो रहा है, कैल्शियम का लेवल ब्लड वेसल्स में कम हो रहा है, तो इसमें क्या करेगा, पैराथायरॉयड आएगा, थायरॉयड ग्लैंड
ये कैल्शियम को बोन से ब्लड में डाल देगा। अब कैल्सीटोनिन तो सारा ब्लड में से कैल्शियम जो है वो बोन को दे रहा है। अब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, उसकी कमी ना हो, पैराथायरॉयड बोन से ब्लड वेसल में कैल्शियम जो है वो लेकर आता रहता है। तो ये था पैराथायरॉयड ग्लैंड। और हमने इनके बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं पैनक्रियाज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है पैनक्रियाज के बारे में। जो पैनक्रियाज है ये येलो कलर की होती हैं और हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये तो पता ही है, ठीक है। ये मैंने आपको हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ाते समय बताया था। अब जो पैनक्रियाज है इनमें स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। पैनक्रियाज में स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, उनका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि सिलेबस में नहीं है। ये सेल्स क्या करते हैं, इकट्ठा होकर क्लस्टर्स बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। जो इसमें सेल्स हैं वो क्या बनाते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं। और उन क्लस्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इजलेट्स ऑफ लंगरहैंस। मैंने याद ऐसे किए हैं, ये बोलते हैं। अब ये जो क्लस्टर्स बने हैं ये दो तरह के सेल्स होते हैं इनमें, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, ठीक है। अल्फा एंड बीटा सेल। जो अल्फा सेल्स हैं ये हार्मोन सेक्रीट करते हैं, ग्लूकेजॉन यार मैंने स्पेलिंग ऐसे याद किए हुए हैं, प्रोनाउंसिएशन पे हंसना मत, ठीक है। और जो बीटा सेल्स हैं ये इंसुलिन को सेक्रीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन क्या करता है, मान लो ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इंसुलिन क्या करेगा, मैंने कहा था ना कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो लीवर और एडिपोसाइट टिश्यूज़ में स्टोर होता है। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है इंसुलिन लीवर को दे देगा, पता नहीं क्या बन गया इसका, एक्स्ट्रा ग्लूकोज ये लीवर को दे देगा और बॉडी के सेल्स को दे देगा। बॉडी के सेल्स को क्यों देगा, ताकि वो सेलुलर रेस्पिरेशंस कर सके। और ये थोड़ा सा एडिपोसाइट टिश्यूज़ को भी दे देगा, एडिपोसाइट टिश्यू को भी ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज इंसुलिन डोनेट कर देगा, ठीक है। अब इंसुलिन जो है, इंसुलिन की अगर बॉडी में कमी हो जाए तो कौन सी प्रॉब्लम होती है, मेलिटस नाम की प्रॉब्लम होती है। अब देखो इंसुलिन क्या कर रहा है, बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो लीवर को दे रहा है, बॉडी के सेल्स को दे रहा है और किसको दे रहा है, एडिपोसाइट को। अब इंसुलिन की कमी होगी तो जो बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना, एक्स्ट्रा ग्लूकोज वो किस में चला जाएगा, यूरिन में चला जाएगा और बॉडी में जो है वो ग्लूकोज का लॉस हो जाएगा। तो उस डेफिशिएंसी को हम बोलते हैं मेलिटस, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लूकागॉन या यार मुझे प्रोनाउंसिएशन इसकी बता तो चेक कर लेना है ना। तो ये क्या करता है, अब मान लो ब्लड वेसल है, ब्लड है तुम्हारा, इसमें कमी हो जाती है ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज में कमी होगी, ये उसके रिवर्ट करता है इंसुलिन के। अब ग्लूकोज की कमी होगी ब्लड में तो ये क्या करेगा, लीवर से ग्लूकोज लेगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर था ना उसको ये ब्लड में ले आएगा। एडिपोसाइट में जो है ग्लूकोज एक्स्ट्रा स्टोर उसको भी ये ब्लड में डाल देगा, ठीक है। अब जो ब्लड सेल्स हैं, बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें से ये ग्लूकोज क्यों नहीं लेकर आएगा, क्योंकि जो बॉडी में जो ग्लूकोज चला गया है वो तो सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाएगी ना उससे, तो हम सेलुलर रेस्पिरेशन कर लेंगे,
है ना, तो वो तो यूज़ हो गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा स्टोर्ड था वो उसमें ले आया। एक और बात, जो हमारा प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन से भी ग्लूकोज जो है वो ले आता है। वो कैसे लेकर आता है, क्या होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने वैसे आपको बता दिया कि प्रोटीन से भी ये ग्लूकोज बॉडी में डाल देता है, ब्लड में डाल देता है। तो इंसुलिन का काम भी तमाम हो गया, यही पढ़ना था इसके बारे में अब अपने। तो अब आपके 2 हॉर्मोन्स बच चुके हैं, मतलब 2 ग्लैंड्स बच चुके हैं। कौन से 2 ग्लैंड्स आपके बच गए हैं? एडर्नल ग्लैंड्स, और इसके बाद गोनेडोट्रोपिन्स, मतलब गोनाड्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एडर्नल ग्लैंड्स की। एडर्नल ग्लैंड्स जो हैं ये 2 होते हैं। कैसे? ये किडनीज हैं, सही नहीं बनी, इनके ऊपर ये एडर्नल ग्लैंड्स होते हैं। क्या समझ में आ रहा है? रफली ट्रायंगुलर शेप, रफली ट्रायंगुलर शेप के हमारे एडर्नल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, इनके पास 2 पार्ट्स होते हैं। एडर्नल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, इनर पार्ट एंड आउटर पार्ट। इनर पार्ट, आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर पार्ट को हम मेडुला बोलते हैं। ठीक है, इनके नेमिंग भी तो करनी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इनर पार्ट में। इनर पार्ट मतलब मेडुला की। अब इसमें 2 हॉर्मोन्स सेक्रीट होते हैं, एपिनेफ्राइन हार्मोन और नॉन एपिनेफ्राइन। ठीक है, ये जो एपिनेफ्राइन है ये होता है एडर्नल अलाइन ग्लैंड। ठीक है, ये दूसरा नाम है इसका, दोनों नाम सही है, जो मर्जी याद कर लो। ये होता है नॉन एडर्नल अलाइन ग्लैंड। ठीक है, ये इसको हम ये भी बोल देते हैं, इसको हम ये भी बोल देते हैं। अब जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं एपिनेफ्राइन कर रही हूँ, आपको याद होने चाहिए वैसे, और नॉन एपिनेफ्राइन, इन दोनों को हम इमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं। इमरजेंसी हार्मोन्स क्यों बोलते हैं वो भी मैं बताती हूँ। और हम इनको 3F हार्मोन्स भी बोलते हैं, फाइट, फ्लाइट, फियर। ठीक है, एपिनेफ्राइन जो है और नॉन एपिनेफ्राइन, दोनों को हम इमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं, फाइट, फियर एंड फ्लाइट। जब हम घबरा जाते हैं, किसी से लड़ना हो, किसी से फाइट करना हो, फ्लाइट करना हो, कुछ भी करना हो, तो नॉन एपिनेफ्राइन और एपिनेफ्राइन, एडर्नल अलाइन और नॉन एडर्नल अलाइन ग्लैंड्स जो हैं, ये हमारी बॉडी में गूज बम्प्स नहीं जो आते, जब आप डर जाते हो, ठंड लग रही होती है आपको, तो गूज बम्प्स आते हैं, वो यही कॉज करते हैं। गूज बम्प्स को यही करते हैं। प्यूपिलरी डायलेशन, जब आपकी जो आँखें हैं वो फड़ाने नहीं लग जाती, ये भी यही कॉज करते हैं। ठीक है, देखो अब तुम्हारे मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए। जब हम घबराते हैं, हम भागते हैं, तो हमारे मसल और ग्लूकोज को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भाग रहे हैं, तो दोनों मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ये कुछ टाइम के लिए, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन है ना वो मसल्स के सेल्स को ज़्यादा देते हैं, ताकि हम भाग सके, हम भाग सकें। ठीक है, तो ये ज़्यादा ऑक्सीजन मसल्स को उस टाइम प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसमें ज़्यादा एनर्जी बने, मसल्स में ज़्यादा ग्लूकोज देते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, ताकि ज़्यादा एनर्जी बने और हम भाग सकें। और ये क्या करते हैं, जब हम डरते हैं ना, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। अब ग्लूकोज, ऑक्सीजन तो सप्लाई हो रही है, ब्लड भी तो सप्लाई होना चाहिए मसल्स को ज़्यादा अमाउंट में, तो हार्ट रेट हमारा इंक्रीज़ करते हैं ये एडर्नल और नॉन एडर्नल, एपिनेफ्राइन और नेफ्राइन हार्मोन। ठीक है, अब देखो जो हमारा कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन में जो हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेक्स कॉटी,
क्वाइड्स, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स, और एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के बारे में एनसीईआरटी बात नहीं करती है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जब एक बच्चा छोटी एज में होता है ना, तो उसमें जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं मेल में जो होते हैं, जो फीमेल में अपने होते हैं, मेल में अपने होते हैं, तो ये थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ना ये रिलीज़ करते रहते हैं बॉडी में। उनका सच्चा ऐसा कोई इफेक्ट दिखता नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े रिलीज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। तो ये हार्मोन्स को हम स्ट्रेस हार्मोन्स बोलते हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, तो ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। स्ट्रेस में इन अ सेंस वो वाला स्ट्रेस नहीं जब हमारे लिए हमको ठंड लगे, हाँ हमको ठंड लगे, हम फास्टिंग कर रहे हैं, है ना, भूखे रह रहे हैं, और हम एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक तरह से स्ट्रेस है। हमको स्ट्रेस नहीं लगता, लेकिन बॉडी में ये स्ट्रेस ही होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स जो हैं, ये कॉर्टिसोल हार्मोन सेक्रीट करते हैं। ये कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, जब हम हमारी बॉडी में स्ट्रेस होते हैं ना, स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा बने, है ना, हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा बने। हमारे जब हम स्ट्रेस में हैं तो ये हार्मोन सेक्रेट होता है। क्यों होता है? ताकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा बन सके जब हम स्ट्रेस में होते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा ग्लूकोज? एक्स्ट्रा ग्लूकोज लीवर में स्टोर है, एडिपोसाइट सेल्स में स्टोर है। तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है, ये कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये बॉडी के सेल्स को दे देता है, ताकि वो काम ज़्यादा करें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। अब उसके बाद हम बात करते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स की। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरॉन हार्मोन सेक्रीट करते हैं। ये जो हार्मोन की कैटेगरी है, ये एल्डोस्टेरॉन सेक्रीट करती है। ये बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करती है। वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करती है। कैसे करती है, अब हम वो देखते हैं। आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, फिर डीसीटी आती है, लूप ऑफ हेनले आती है ना, पीसीटी डीसीटी आती है, कलेक्टिंग ट्यूब आती है, नेफ्रॉन पढ़ा होगा। अब डीसीटी में क्या होता है, ट्यूबुलर सेक्रीशन होती है ना, ट्यूबुलर सेक्रीशन होती है। देखो डीसीटी में जहाँ से जो फिल्ट्रेट आया है उसमें पानी होगा, उसमें सोडियम होगा। जो डीसीटी में यहाँ से फिल्ट्रेट गया है उसमें पानी भी होगा, सोडियम भी होगा। ये तुम्हारी मान लो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड की वेसल्स हैं। ठीक है, अब जो पानी है वो इम्पॉर्टेंट है, सोडियम भी इम्पॉर्टेंट है, हम उसको बाहर क्यों जाने दें बॉडी से। तो ये क्या करते हैं, कॉर्टिकॉइड्स में जो एल्डोस्टेरोन है ये आते हैं। ये क्या करते हैं, सोडियम को यहाँ ब्लड में भेज देते हैं, जो यहाँ पे सोडियम था उसको ब्लड में भेज देते हैं, साथ ही साथ पानी को भी। ठीक है, ताकि मतलब रीअब्जॉर्प्शन करते हैं पानी को। ठीक है, तो यही एल्डोस्टेरोन का काम है। अब देखो पानी जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब में यूरिन फॉर्म नहीं हो रहा, वो तो ब्लड वेसल्स में जा रहा है। तो यूरिन की जो वॉल्यूम है, यूरिन की वॉल्यूम की जो आउटपुट है उसको कम करने में एल्डोस्टेरोन ज़्यादा फंक्शन करता है। इसी के साथ ये वाला हार्मोन भी आपका कंप्लीट। लास्ट हार्मोन है
इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं, आपको पता ही है, ठीक है ना। यहाँ पे ए नहीं आएगी, सॉरी, ये गोनाड्स, ठीक है। देखो, गोनाड जो है वो 2 फीमेल में होते हैं, 2 मेल में, ठीक है। फीमेल क्या होती हैं? एग्स, अवम, और मेल में टेस्टिस होती हैं, ठीक है। तो ये अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले फीमेल के बारे में। तो मैंने आपको गोनेडोट्रोपिन्स के बारे में पढ़ाया था ना, कि जो एंटीरियर लोब सेक्रेट करता है वो, ये 2 हार्मोन्स, मतलब उसमें भी 2 टाइप्स आती हैं। फीमेल्स में ये दोनों ही रोल प्ले करते हैं। देखो, जब एक लड़की का बर्थ होता है तो जन्म से क्या होता है, उसमें हज़ारों लाखों इनमेच्योर एग्स होते हैं। अब हर एक मंथ में जब आप एडोलेसेंस की एज में आते हो तो हर एक मंथ में क्या होता है, ये दोनों ही आते हैं एक मंथ में, हर एक महीने में, ठीक है। एक इमेच्योर, सिर्फ और सिर्फ जितने भी 1000 इमेच्योर एग्स होते हैं हमारी फीमेल्स में, है ना, जब वो बड़ी होती हैं तो हर एक मंथ में ये दोनों ही आते हैं फॉलिकल, और ये ऊपर वाला प्रोनाउंसिएशन देख लेना इसकी। तो ये इमेच्योर एग्स जो हैं एक इमेच्योर एग के ऊपर अटैक करते हैं, उसको क्या करते हैं, मैच्योर एग में कन्वर्ट करते हैं। इमेच्योर एग था, उसको मैच्योर एग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जब ये मैच्योर एग बनता है तो ये मैच्योर एग कहाँ पे जाता है, यूट्रस में जाता है। वहाँ पे स्पर्म की वेट करता है, नहीं आता स्पर्म तो पीरियड्स, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब हम मेल की बात करें, मेल्स में बेसिकली ये रोल प्ले करता है मेल में ये वाला जो है मेन रोल प्ले करेगा हार्मोन, ठीक है। अब देखो, मेल में 2 टेस्टिस होती हैं, 2 टेस्टिस होती हैं। अब दोनों टेस्टिस में बहुत सारे लव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, लव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम एक लब्यूल की बात करें, जूम व्यू है एक लब्यूल में, इसमें आपको सेल्स मिलेंगे 2 तरह के, ठीक है। 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं लेडिक्स सेल्स, दूसरे होते हैं यार ये चल नहीं रहा, सेमिनी फेरस सेल्स। अब जो LH है, जो मैंने आपको हार्मोन पढ़ाया, वो लेडिक सेल्स के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, आएगा, उसको स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल्स को, ठीक है। देखो, लेडिक सेल्स थे, LH आया, इसको स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, कि वो टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन उसको प्रोड्यूस करे। ये टेस्टोस्टेरोन किसके पास जाएगा, जो सेल्स है ना, सेमिनीफेरस के पास ये टेस्टोस्टेरोन जाएगा उन सेल्स के अंदर। जैसे ये लोब्यूल है, इसमें सेमिनीफेरस भी है, इसमें ये लेडिक सेल्स भी हैं, तो ये जो है ये क्या होगा, अच्छा, टेस्टोस्टेरोन सेमिनीफेरस सेल्स में जाएगा, वहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होगी, क्या होगा, स्पर्म जो है उसकी फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। ये टेस्टोस्टेरोन बॉडी में जाएगा और बॉडी में मेल में चेंजेस लेकर आता है, ठीक है। तो यही था इसमें। अब हमारे 2 छोटे छोटे ग्लैंड्स बचे हैं, तो उनके ऊपर भी बात कर लें। बेसिकली हमने जो एंटीरियर लोब हो गया, हमारा पोस्टीरियर लोब हो गया, फिर हाइपोथैलेमस, और जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन 2 आपके छोटे छोटे से ग्लैंड हैं। थाइमस ग्लैंड जो हैं ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हार्मोन सेक्रीट करते हैं, थाइमोसिन हार्मोन। देखो, जब हम बहुत, ये अच्छा है, ठीक है, जब हम बहुत छोटे होते हैं, है ना,
तो हम मिट्टी में खेलते हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जब हम 17 से 18 साल की एज में आते हैं तो ये थाइमोसिन क्या हो जाता है, डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। तो हमारी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट नहीं होती जितनी छोटे हुए होती थी। इसका यही काम है। और थाइमोसिन जो है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, बिलोव्ड होता है, ठीक है। और क्या होता है, और ये पिंकिश कलर का होता है। ये अपर साइड ऑफ चेस्ट, डॉर्सल साइड ऑफ स्टर्नम में प्रेजेंट है। अब छोटा सा एक और है आपका पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो हमारे ब्रेन नहीं होता, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही छोटा होता है और रेडिश ग्रे कलर का हार्मोन होता है। ये पीनियल ग्लैंड हार्मोन सेक्रीट करता है। पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन सेक्रीट करता है, मेलाटोनिन, ठीक है। ये मेलाटोनिन क्या करता है, हमारी स्लीप साइकिल और हमारी वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। जैसे सुबह होती है ना, सुबह होनी शुरू हो जाती है तो मेलाटोनिन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, हमारी नींद कच्ची हो जाती है, हम जाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है ये मेलाटोनिन इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कि हमको नींद आती है। सो विद दिस आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो सारा ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।